टीम को किस तरह मैनेज किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आप एम्प्लॉय रखें, जो भी अपनी टीम का मेंबर आप रखें, उसको वॉलंटियर बेसिस पे ना रखें बल्कि सैलरी बेसिस पे रखें, ताकि उसको पता हो कि उसके जो घर का बजट है वो किस हिसाब से चल रहा है। क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू जो होता है उसमें सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि आपकी डिमांड कितनी है और हम कितना दे सकते हैं। अगर उसकी डिमांड के मुताबिक आप नए न्यू कमर्स को उसकी डिमांड के मुताबिक सैलरी मिल जाती है तो पूरी तवज्जो से काम करता और वो नया काम ढूंढने की तगोदो में नहीं लगा रहता, बल्कि वो आपके काम पे फुली तौर पे फोकस करता है और उसको पता होता है कि मेरे घर का बजट इस तरह कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बात याद रखें, जब आप की पॉइंट के लिए मतलब इंचार्ज मैनेजर्स और जनरल मैनेजर्स और किसी भी डिपार्टमेंट के हेड के लिए जब आप किसी शख्स का, किसी मैन का चुनाव करते हैं या उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी सैलरी, जो डिमांडेड सैलरी है, उसको मद्देनज़र रखें और उसके मुताबिक उसको पूरी सैलरी दें। चूँकि कोई भी न्यू कमर अपने घर के बजट के हिसाब से सैलरी की डिमांड करता है। अगर उसको आप पूरी सैलरी देते हैं और साल बाद महंगाई के हिसाब से सैलरी भी उसकी बढ़नी चाहिए, क्योंकि की पॉइंट जो लोग होते हैं, की पॉइंट पे बैठने वाले मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, इंचार्ज, इनकी अगर हम सैलरी पूरी नहीं देंगे और ये अपनी सैलरी से अगर मुतमिन नहीं है तो ये पूरी टीम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते और पूरी टीम को सही तरीके से चला नहीं सकते। चूँकि टीम में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं। दो किस्म के लोग आपकी टीम में पाए जाएंगे, एक जो कंपनी के साथ लॉयल होंगे और नंबर दो जो कंपनी के साथ लॉयल नहीं होंगे, वफादार नहीं होंगे। तो जो वफादार लोग नहीं होंगे वो फिर की पॉइंट को ख़रीदने की कोशिश करते हैं कि यार पता है कि उसके घर के अखराजात सही तरीके से नहीं चल रहे, तो वो उसे कह देंगे कि यार हम आपको 15,000 20,000 मंथली देंगे, तो आपने हमारा ख्याल रखना है, हमारी रिपोर्ट्स को आगे नहीं जाने देता, हमें कवर करना, हमें कंट्रोल करना। तो वो उस हिसाब से फिर जो सीट आपकी होती है वो एक तरह से बिक जाती है और फिर आप तक क्लियर रिपोर्ट्स नहीं आती और फिर आप तक एक जो चीज़ें सही करने वाली होती हैं, ठीक करने वाली होती हैं, वो ठीक नहीं होती बल्कि दिन ब दिन नीचे की तरफ जाती। एक और पॉइंट 2 ये है कि जो आपकी मैनेजमेंट है उसको आप खुद अपने बलबूते पे, अपने मैनेजर्स, अपने जो आपके स्टाफ के लोग हैं, उनके रेफरेंस से लें बंदा। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स के रेफरेंस से बंदा लेंगे तो वो बंदा कंपनी से लॉयल नहीं होगा, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स का लिहाज रखेगा और जो आगे प्राइवेट लोग हैं उनका लिहाज रखेगा, जिस वजह से आपकी टीम तनज़्ज़ुल का शिकार होगी और आपका कारोबार डिस्टर्ब होगा। दूसरी बात, जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स का इनेकाद किया जाए ताकि उन्हें महसूस हो, उन्हें पता लगे कि हमारा जो वक्त है वो ज़ाया नहीं हो रहा, बल्कि कुछ ना कुछ उनको न्यू चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और उनको मज़ा आ रहा है और उन्हें पता लगे कि हम कोई ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली हैं। तो वो आपके साथ काम करेंगे और सही तरीके से करेंगे। आपको अपने सिस्टम के 2 रैक बनाने होंगे। एक रैक होगा जो लॉयल लोगों का होगा और एक रैक जो होगा वो उन लोगों को होगा जो लॉयल नहीं हैं बल्कि सिर्फ वर्कर बीज हैं, जो सिर्फ काम करने वाली हैं, आ रही हैं जा रही हैं, मतलब वर्कर बीज हैं और वो कंपनी के साथ बाज़-औक़ात लॉयल नहीं भी होंगे, लेकिन उनके लिए एक खाना बना के रखना और जो लॉयल लोग होंगे उनकी हर चीज़ को समझना, देखना और उनके साथ चलना। अगर आप अपने लॉयल लोगों को अपने ध्यान में नहीं रखेंगे, अपने साथ अटैच नहीं रखेंगे, तो जो लोग लॉयल नहीं होते वो लॉयल लोगों को भी अपने साथ मिलाएंगे और उसको मिलाने की एक बहुत बड़ी मुहिम चलाते हैं और फिर जो है वो जो ऑनर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। जब तक आपके पास 2 टीमें, यानी एक टीम लॉयल और एक जो लॉयल नहीं है, तो आपको कोई भी शख्स ब्लैकमेल नहीं कर सकता। क्योंकि अगर जो आपकी कंपनी के साथ लॉयल नहीं है, किसी काम को वो नहीं करते, तो आप अपनी लॉयल टीम को बुला के उस काम को करवा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, फिर आपकी मैनेजमेंट में, आपके सारे सिस्टम में एक तरह का कंपटीशन होगा। लेकिन अगर आप एक ही हाथ पे डिपेंडेंट रहेंगे, अगर आप एक ही शख्स पे डिपेंडेंट अपने आप को कर लेंगे, तो फिर आप ब्लैकमेल होंगे और फिर आपका जो काम है वो डिस्टर्बेंस की तरफ जाएगा। तो इस चीज़ों को देखें कि
अपने जो सिस्टम है उसमें कंपटीशन पैदा करें और एक ही काम जो है, अगर आपका उसी पैमाने पर काम है तो आप एक ही काम को 4, 5, 6, 10 लोगों में डिवाइड करें और एक काम एक बंदे को ना दें, क्योंकि उस तरह कंपटीशन नहीं रहता। जो चीज़ें हमें वो दिखाना चाहते हैं वही हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जब कंपटीशन होगा तो एक दूसरे से बढ़ चढ़ के वो काम करेंगे और उस हिसाब से आपके सामने फाइनल चीज़ आ जाएगी और क्वालिटी आपको मिलेगी। और इसके बाद जो है एक जो बात आपको करना चाहता हूँ कि कारोबार किस तरह बढ़ता है। कारोबार बढ़ता इसलिए है कि अगर आप अपने जो आपकी टीम के बंदे उनकी सारी ज़रूरतों को समझें, उनको देखें और वो बिके ना। जब तक आपकी टीम बिकी नहीं, उन लोगों जिन लोगों के ऊपर उनको रखा है कि उनको वो चेक करें, अगर उनके हाथों वो बिक गई तो वो उनको सही तरीके से चेक नहीं कर सकते, आप तक एक्चुअल रिपोर्ट नहीं पहुंच सकती। एक चीज़ होती है चैरिटी से मुराद के आप जो हेल्प करते हैं लोगों की, आप जो सोशल वर्कर होते हैं, तो चैरिटी जो है सबसे पहले उसका हकदार अपनी टीम है। अगर उसके अपनी टीम के बंदे के बच्चे ज़्यादा हैं तो उनके खर्चात भी बढ़ेंगे, तो वो चैरिटी का हकदार है। और कोई बीमार हो गया, कोई किसी की शादी हो गई और अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस वक्त उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। और यही वक्त होते हैं कि जिस वक्त जो लॉयल लोग नहीं होते कंपनी के, वो उस वक्त उनको अपना सका बन के उनसे सारे बैद और सारी चीज़ें लेके उनके साथ कुछ थोड़ी बहुत मदद भी करते हैं ताकि कल को वो उनसे काम ले सकें। तो उस वक्त उनके साथ जो ऑनर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जब उन पर मुश्किल वक्त आता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मसला मसाइल होता है, उस वक्त उनकी हेल्प की जाए, उनको चैरिटी बेस पे कुछ सैलरी के अलावा उनको दिया जाए ताकि वो आपके साथ अटैच रहें और वो समझें कि कंपनी और मैनेजमेंट हमसे हमदर्दाना जज्बात रखती है, तो वो आपके साथ चलेंगे। और एक बात याद रखें कि सिर्फ 2.5% पे ना रहें कि सिर्फ ज़कात ही देनी है, नहीं, बल्कि एक यूनिट, अगर आपकी 10 फैक्ट्री हैं तो 9 फैक्ट्रियाँ आप उनकी इनकम आप लें और जो 10वीं फैक्ट्री है उसकी इनकम आप अल्लाह के लिए वक्फ कर दें, वो अल्लाह को देनी है। ठीक है, तो इंसान है, बेसब्र है, वो पूरा तो नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम 10% जो है वो चैरिटी में आप लगाएं, अल्लाह के लिए लगाएं। याद रखें कि जितना अल्लाह की कायनात में हमारा हिस्सा है उतना ही अल्लाह का हमारी कायनात में हिस्सा है, यानी जितना अल्लाह का हमारी कायनात में हिस्सा है उतना ही हमारा अल्लाह की कायनात में हिस्सा है। फ़र्ज़ करते हैं कि हम अल्लाह को 10 रुपये देते हैं तो अल्लाह हमें रिटर्न किस तरह करेगा कि 10 × 70 कितना बन गया जी, 700 अल्लाह हमें रिटर्न करेगा। और अल्लाह इससे ज़्यादा भी दे सकता है, अल्लाह किसी को 1 रुपये के बदले 10 करोड़ 10 अरब भी दे सकता है। तो इसलिए आप एक यूनिट को चैरिटी के हिसाब से रखें कि इसकी जो भी इनकम आएगी वो अल्लाह के रास्ते में दूंगा। और याद रखें कि आपका जो 10वां यूनिट होगा जिसको आपने चैरिटी की बेस पे रखा है कि अपनी टीम को भी, फर्स्ट ऑफ ऑल चैरिटी का हकदार आपकी अपनी टीम होनी चाहिए, उनके मामलात को देखें। और जब आप चैरिटी के लिए 10वें यूनिट को फर्ज करते हैं, आप रख लेते हैं, तो याद रखें कि आपके बाकी 9 यूनिटों को भी ये 10वां यूनिट चलाएगा इंशाल्लाह। तो इसलिए कारोबार जल्द आपका ग्रो करेगा, एक यकदम आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। और ये अल्लाह पाक के रास्ते में जो जितना देता है तो उससे मैंने आपको बताया ना कि 70 गुना 700 गुना करके अल्लाह पाक उसको रिटर्न भी करते हैं। तो ये जो चीज़ें इनका आप ख्याल रखें और जो की पॉइंट वाले लोग हैं उनका ख़ास ख्याल रखें।